हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का लास्ट पार्ट। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें C4 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी किया था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक लेने वाले हैं, जो कि है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब कौन कौन सी चीजें फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। तो देखो, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर से कम या ज्यादा हो सकता है, और उन सारे फैक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स का क्या मतलब होगा कि प्लांट का खुद की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। उन्हें अपन इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट की खुद के अंदर की ही चीज है, और यही वजह इन्हें प्लांट फैक्टर्स भी कहते हैं। और जिस प्लांट जहां पर है उनकी सराउंडिंग में या बाकी की जो चीजें हैं जो अफेक्ट करती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं, और इन्हें अपन एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। तो वन बाय वन अपन दोनों करते हैं। पहले अपन लेते हैं इंटरनल फैक्टर्स, जिन्हें अपन प्लांट फैक्टर्स कहते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं प्लांट फैक्टर्स। पहला है नंबर ऑफ लीव्स। एकदम सिंपल सा है, लीफ सी क्या होती है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। तो अगर ज्यादा होगी, अप एरो का मतलब हाई, अगर लीफ के नंबर ज्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी, ज्यादा होगी। सेकेंड है साइज ऑफ लीव्स। अब अगेन, जितनी बड़ी साइज होगी उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, उतनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा सनलाइट के गिरने के लिए। नेक्स्ट है एज ऑफ लीफ। इसमें भी एकदम सिंपल सा है, यंग लीव्स जो होती है वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाती है पुरानी लीफ के कंपेयर में, और ओल्ड लीफ जो होती है वो कंपेरेटिवली कम फोटोसिंथेसिस करती है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। अब इसका क्या मतलब है, देखो, डाइकॉट और मोनोकॉट की जो लीफ होती है वो अलग अलग तरह की होती है। डाइकॉट की लीफ को डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। जनरली आप ऐसे समझ सकते हैं कि डाइकॉट की लीफ कुछ ऐसे होती है जिसपे सनलाइट ऊपर के एरिया पर ज्यादा गिरती है नीचे के कंपेयर में, और यही वजह है कि इनके अपर सरफेस में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। जबकि मोनोकॉट की लीफ आइसोबाइलेटरल होती है, जिसमें दोनों ही सरफेस पे इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट गिरती है, और यही वजह दोनों सरफेस पे क्या होता है, इक्वल फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है मीजोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट। इनके नंबर ज्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। नेक्स्ट है इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। मतलब लीफ के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन कितनी है। अब देखो, CO2 ही तो फिक्स करनी है, तो वो जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा है। तो अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। ऑब्वियस सी थिंग है कि क्लोरोफिल ही जो होता है वो लाइट को ट्रैप करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो क्लोरोफिल की अमाउंट जितनी ज्यादा, फोटोसिंथेसिस उतना ही ज्यादा। अब देखो, ये जो इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन पर और एक ग्रोथ ऑफ प्लांट पे। देखो, जेनेटिक का क्या मतलब है कि प्लांट की जेनेटिक्स ही तो प्लांट के फीचर्स डिसाइड करेगी। तो जैसे उनकी जेनेटिक्स होगी, जैसे उनके जीन्स होंगे, उसके हिसाब से ये इंटरनल फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ लीव्स, साइज ऑफ लीव्स, ठीक है, ये सब डिसाइड करेगी। और कुछ चीजें जैसे एज, और ये तो जेनेटिक्स में नहीं आती, ये किस में आती है, ग्रोथ ऑफ प्लांट पे आती है। तो ये दो चीजें, जेनेटिक्स और ग्रोथ ऑफ प्लांट, डिसाइड करती है इंटरनल फैक्टर को, और ये इंटरनल फैक्टर फिर अफेक्ट करते हैं किसको, फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स को अपन प्लांट फैक्टर्स भी कह सकते हैं, और ये सारे प्लांट फैक्टर्स होते हैं, कोई तकलीफ नहीं। अब अपन लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि बेसिकली क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और मेनली क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, लाइट जो अपन को चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस में, CO2 वो भी एक क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, वाटर वो भी एक रॉ मटेरियल होता है, और एक टेम्परेचर। तो ये चार चीजें अपन को किस में करनी है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में करनी है। तो ऑल दीज फैक्टर अफेक्ट साइमल्टेनियसली। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं। At any point, the rate will be determined by the factor available at sub-optimum level। मतलब ये चारों फैक्टर जो है फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे और एक साथ अफेक्ट करेंगे। अब इनमें से सबसे ज्यादा अफेक्ट वो करेगा जो सब ऑप्टिमम लेवल पे है, मतलब जितनी जरूरत हो उससे कम हो, वो ज्यादा अफेक्ट करेगा। और इस चीज को और अच्छे से समझाता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब ब्लैकमैन क्या कहता है, ये जो लॉ है वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस पे नहीं, सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस पे या केमिकल रिएक्शन पे, केमिकल प्रोसेस पे लग सकता है। इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, कि अगर एक केमिकल
प्रोसेस जो है एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट होता है, जो कि इन सबसे होगा। देखो लाइट फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगी, कैसे करेगी वो अभी अपन देखेंगे। आप सब जानते हैं कि करेगी, CO2 भी करेगा, टेम्परेचर भी करेगा और वाटर भी करेगा। तो अगर एक कोई केमिकल प्रोसेस एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value। तो जो रेट जो होगी उस फैक्टर से ज्यादा डिसाइड होगी या उस फैक्टर से डिसाइड होगी जिसकी अमाउंट जो है वो मिनिमम वैल्यू के पास में या फिर जितना जरूरत है उससे थोड़ा कम है। ठीक है, इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस, और ये फैक्टर जो होगा फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा इफ इट्स क्वांटिटी चेंज, अगर इसकी क्वांटिटी चेंज करे, अगर उसकी क्वांटिटी जिस हिसाब से भी उस पर डिपेंड करेगा, अगर कम करेंगे तो भी अफेक्ट होगा, ज्यादा करेंगे तो भी अफेक्ट होगा। तो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का ये मतलब है, जैसे आप समझो कि जैसे फोटोसिंथेसिस इन चार चीजों से अफेक्ट होता है। अब मान लेते हैं कि लाइट सफिशिएंट अमाउंट में, टेम्परेचर भी ठीक ठाक है जैसा चाहिए, वाटर भी सफिशिएंट अमाउंट में और CO2 कम है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड करेगी? CO2 पे डिपेंड करेगी। अगर CO2 ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा, CO2 कम तो फोटोसिंथेसिस कम। क्यों? बाकी सब तो जरूरत से ज्यादा है, तो फिर रेट किससे डिसाइड होगी? जो कम है उससे डिसाइड होगी। ठीक है, जनरली जो होता है प्लांट के लिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि एक जनरल सीन में देखा जाए तो लाइट, टेम्परेचर, वाटर में से सबसे कम होने के चांसेस किसके होते हैं? CO2 के। एनवायरमेंट में CO2 बहुत कम होती है और उस वजह से जनरली CO2 लिमिटिंग फैक्टर होता है। अब कुछ और केस में कोई और भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, जैसे कि इन क्लाउडी रीजन, अगर आपको कह दे क्लाउडी डे, लाइट प्रॉपर्ली गिर नहीं रही है, तो उस केस में वो भी एक लिमिटिंग फैक्टर का काम कर सकता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर फैक्टर के आगे ऐसे लिख के दे कि जैसे लो CO2 कंसंट्रेशन या लो लाइट इंटेंसिटी या लो अमाउंट ऑफ वाटर, और फिर आपको पूछे कि लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, तो वही जिसकी अमाउंट वो क्वेश्चन में कह रहा है कि लो है। अगर आपको किसी फैक्टर के आगे ऐसे वर्ड दे दे हाई, तो ऑब्वियस बात है कि उस पे तो कभी भी फोटोसिंथेसिस की रेट डिपेंड नहीं करेगी और वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। अब इन सब पर लाइट, CO2, टेम्परेचर और वाटर पे फोटोसिंथेसिस कैसे अफेक्ट होता है उसे अपन अच्छे से समझते हैं। पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइट फोटोसिंथेसिस को कैसे अफेक्ट करती है। तो लाइट की तीन प्रॉपर्टी जो है फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। एक लाइट की क्वालिटी, जो कि बेसिकली ये है कि कौन सा कलर है, कैसी वेवलेंथ है, कम वेवलेंथ, ज्यादा वेवलेंथ। एक है ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर, लाइट कितनी देर के लिए अवेलेबल है, और एक है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब जो चीज समझने की है वो ध्यान से सुनना कि इन तीन फैक्टर में से ऊपर के दो फैक्टर, लाइट की क्वालिटी और ड्यूरेशन ऑफ लाइट, फोटोसिंथेसिस की अमाउंट को तो रेगुलेट करती है लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को रेगुलेट नहीं करती। मतलब इन दो की वजह से ये हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो कम या ज्यादा होगा। जैसे मान लो कि मैं 4 घंटे के लिए लाइट गिराऊं या फिर 8 घंटे के लिए लाइट गिराऊं, मान लो 4 घंटे में मैं 400 अमाउंट बना पा रहा हूं फोटोसिंथेटिक, वो जो कंपाउंड है उसकी, मतलब ग्लूकोज बना पा रहा हूं, और मान लेता हूं कि मैं 8 आवर्स के लिए गिरा रहा हूं और 800 अमाउंट बना पा रहा हूं, तो बेसिकली मेरी रेट तो वो की वही है। 4 में 400, 8 में 800, मतलब 1 आवर में मैं 100 अमाउंट बना पा रहा हूं। तो रेट तो सेम है लेकिन अमाउंट तो बढ़ रही है ना, पहले 400 था, बाद में 800 बढ़ गया। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट अमाउंट को तो अफेक्ट करता है लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता। ठीक वैसे कि वैसे लाइट के कलर, आप सब जानते हैं कि रेड और ब्लू कलर में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है और ज्यादा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन वो रेट नहीं, अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो लाइट क्वालिटी और ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर फोटोसिंथेसिस के अमाउंट या जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी अमाउंट को रेगुलेट करेगा, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को नहीं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को सिर्फ एक ही फैक्टर अफेक्ट करेगा, वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इसको समझते हैं। Photosynthesis affect by all these but rate of affected by only intensity of light। अब देखो इसको एक ग्राफ से समझते हैं। इस वाली साइड में अपन ने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिए और इस वाली साइड में अपन ने इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ 0, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाता गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती गई और ए पॉइंट तक बढ़ी,
उसके बाद ऐसे कर्व होकर ये यहां पर एकदम फ्लैट लाइन आ गई। तो जो बी पॉइंट है उसको अगर मैं यहां टच कराता हूं, जो इंटेंसिटी है इस इंटेंसिटी पर ई पॉइंट ऑब्टेन हो गया, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इससे ज्यादा तो कभी हुई नहीं। तो डी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वहां पर मैं ऐसे कहूंगा ये सैचुरेशन इंटेंसिटी है, मतलब इससे ज्यादा लाइट गिराने पर और ज्यादा फोटोसिंथेसिस की रेट नहीं बढ़ रही, तो फोटोसिंथेसिस की रेट इस पॉइंट तक ही बढ़ी। अब ये जो इंटेंसिटी है, इस इंटेंसिटी से अगर कम लाइट गिर रही है तो उस केस में देखो जैसे जैसे लाइट बढ़ाते गए फोटोसिंथेसिस की रेट चेंज हो रही थी। इसका मतलब है इस तरफ वाला एरिया जो है ग्राफ का वो लिमिटिंग रिएजेंट है। कैसा है? लिमिटिंग रिएजेंट। इस वाले इलाके तक या इस वाले पॉइंट तक, सपोज करो ये पॉइंट 100 रीडिंग का है, तो 100 से कम लाइट इंटेंसिटी जो होगी उस समय लाइट क्या होगी? लिमिटिंग रिएजेंट होगी। लेकिन इससे ऊपर जाने पर लाइट लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। क्यों? देखो लाइट कुछ अफेक्ट ही नहीं कर रही उसके ऊपर, फिर अदर फैक्टर्स क्या होंगे? लिमिटिंग रिएजेंट होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और किसी भी फैक्टर में अपन जब ग्राफ खींचे और ग्राफ का सैचुरेशन पॉइंट आए, सैचुरेशन क्या होगा? जहां पर मैक्सिमम रेट हो जाए, उसके नीचे की तरफ मतलब इस तरफ तो वो पर्टिकुलर फैक्टर लिमिटिंग रिएजेंट होगा, उसके इस तरफ वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। तो लो लाइट इंटेंसिटी मतलब कि ये वाला पार्ट कह रहा हूं, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती गई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा। लाइट जो है यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट होती है, बट लाइट सैचुरेशन अकर मतलब यहां पर कह रहा है कि जरूरी नहीं है लाइट हो सकती है, जरूरी नहीं लाइट होगी ही होगी। क्यों? ऐसा क्यों? जितनी सनलाइट गिरती है उसका 10% भी अगर प्लांट यूटिलाइज कर ले तो वो सैचुरेट हो जाएगा। इसका मतलब ये चांसेज है कि मतलब थोड़ी बहुत लाइट भी अगर गिर रही है तो 10% जितना तो अवेलेबल हो ही जाएगा। तो जनरली लाइट के लिमिटिंग एजेंट होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, but light saturation occur only at 10% of full sunlight, hence except for plant in shade and in dense forest, मतलब जहां पर छाया ही है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिर रही, अगर उन इलाकों को छोड़ दिया जाए तो लाइट जनरली लिमिटिंग रिएजेंट होती नहीं है। ठीक है, लेकिन इन केस में लाइट लिमिटिंग रिएजेंट हो सकती है, और वो भी कब? जब सैचुरेशन पॉइंट से कम इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है। एट हायर लाइट इंटेंसिटी पे तो कुछ नहीं होगा, तो लाइट नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, एंड अदर फैक्टर जो होंगे वो लिमिटिंग फैक्टर होंगे, मतलब उनसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी? डिसाइड होगी, कम या ज्यादा होगी। ठीक है, आफ्टर लाइट सेचुरेशन, जब लाइट सेचुरेशन का पॉइंट आता है उसके बाद अगर और इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई इंक्रीज नहीं होता। नो फर्दर इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट, अगर मैं फिर भी लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाता जाऊं तो एक समय लाइट इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होगी कि वो क्या करेगी? क्लोरोफिल को ही ब्रेक डाउन कर देगी, मतलब प्लांट के टिश्यू को डैमेज करेगी और फोटोसिंथेसिस कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अपन सब जानते हैं कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए क्योंकि वो CO2 को ही फिक्स कर रहा है, तो जितनी ज्यादा CO2 होगी उतना ही प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छा है। अब इसको समझते हैं कि CO2 लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है, और है तो कब? तो देखो एनवायरमेंट में जो CO2 है वो है 0.03 से 0.04%, और अगर इसे एक और यूनिट में एक्सप्रेस करें जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है तो वो है 380 माइक्रो लीटर पर लीटर। मतलब अगर एयर की मैं 1 लीटर की अमाउंट लूं तो उसमें 380 माइक्रो लीटर क्या होती है? CO2 होती है। ये जनरल एनवायरमेंट में CO2 की अमाउंट है। अब CO2 सैचुरेशन अभी बताया था मैंने, सैचुरेशन क्या होता है? जहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। C3 के केस में ये सैचुरेशन पॉइंट आता है 450 माइक्रो लीटर पर, और C4 के केस में आता है 360 माइक्रो लीटर पर लीटर पे। अब इसका क्या मतलब है इसको अपन समझते हैं, ध्यान से सुनना। ये रेट है और ये CO2 कंसंट्रेशन, जैसे जैसे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाते गए बढ़ता गया, फिर सैचुरेशन पॉइंट आ गया। ये मैं बना रहा हूं C4 के लिए और ये मैं बना रहा हूं C3 के लिए। देखने पे दोनों ग्राफ एक जैसे ही है, लेकिन C4 का जो सैचुरेशन है वो कहां पर आ रहा है? 360 पर आ रहा है, और C3 का सैचुरेशन का आ रहा है 450 पर आ रहा है, 450 कंसंट्रेशन पे आ रहा है। और दोनों ही केस में एनवायरमेंट में जो CO2 है वो तो उतनी रहेगी,
इस केस में 380 है और इस केस में कितनी है, 380 है। अब देखो मैंने अभी बताया था कि सैचुरेशन वाली लाइन जो खींचेंगे उसके इस तरफ वाले किसी भी पॉइंट पर वो चीज पर्टिकुलर क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट हो सकती है। तो 360 पर C4 प्लांट सैचुरेटेड हो जाता है और जनरली 380 माइक्रोलीटर पर लीटर CO2 एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती है। इसका मतलब C4 प्लांट को जितना सैचुरेशन पॉइंट के लिए चाहिए उससे तो हमेशा ज्यादा ही अवेलेबल होगी, किसके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर। और यही वजह है कि C4 प्लांट के लिए कभी भी ये जो CO2 है वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगी नॉर्मल केस में, ठीक है। अब अगर C3 की बात करें तो इसका सैचुरेशन पॉइंट आता है 450 पर और जनरली कितनी है, 380 होती है। तो इसके तो अगर एनवायरनमेंट में जितनी है उतनी अवेलेबल होगी तो भी वो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि जितना सैचुरेशन पॉइंट है उससे तो ये कम है। तो C3 के लिए सैचुरेशन पॉइंट ज्यादा है, किससे ज्यादा है, एनवायरनमेंट में जितनी CO2 है उससे ज्यादा है। और C4 के केस में एनवायरनमेंट में जितनी CO2 की कंसंट्रेशन है उससे कम है। सो करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 इज ऑलवेज सब ऑप्टिमल लेवल फॉर C3 के लिए हमेशा जितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब सैचुरेशन पॉइंट के लिए जितनी चाहिए उससे CO2 हमेशा कम होगी और C4 के लिए हमेशा ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा होगी। Hence CO2 is always a limiting factor for C3 के लिए लिमिटिंग फैक्टर होगी लेकिन C4 के लिए नहीं होगी। एक और चीज, C3 प्लांट जो है एनवायरनमेंट में कितनी होती है, 380, उस पे ऑब्वियस थिंग है फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे और उससे ज्यादा अगर मैं बढ़ा देता हूं CO2 की कंसंट्रेशन तो भी वो उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपनी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी उनका सैचुरेशन पॉइंट आया नहीं है। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप होती है। ग्रीन हाउस क्या होता है, वो जगह जहां CO2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है या ज्यादा बनाई जाती है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस क्रॉप जो होती है, टोमेटो हुआ, बेल पेपर हुआ, ये बेसिकली C3 प्लांट है और ये और अच्छे से फोटोसिंथेसिस शो करते हैं CO2 इनरिच्ड एटमॉस्फेयर, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जिसमें CO2 ज्यादा है, एनवायरनमेंट से भी ज्यादा है, क्योंकि इन्हें एनवायरनमेंट से ज्यादा भी देंगे तब कहीं जाकर इनका सैचुरेशन पॉइंट आएगा। ये बात C4 पे नहीं लगती। C4 पे तो एनवायरनमेंट में जो CO2 है वो भी ज्यादा है, तो उनका सैचुरेशन पॉइंट तो पहले ही आ चुका है। अगर और ज्यादा CO2 बढ़ाओगे तो उनपे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा खराब इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि CO2 की ज्यादा कंसंट्रेशन pH को एसिडिक बना सकती है, ठीक है। तो ये अपना था किसके बारे में, लाइट और CO2 से फोटोसिंथेसिस कैसे अफेक्ट होते हैं उनके बारे में। इनको आप अच्छे से नोट कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट 2 पॉइंट देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक लाइन देखते हैं कि एट लो लाइट इंटेंसिटी, जब लाइट की इंटेंसिटी कैसी हो, लो, बोथ C3 एंड C4 नॉट रेस्पॉन्ड टू इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन। फिर वो CO2 कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट पर कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करते, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा नहीं होती। ऐसा क्यों, क्योंकि इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, लो लाइट इंटेंसिटी। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि लाइट इंटेंसिटी जितनी चाहिए उससे क्या है, कम है। और इसका मतलब ये है कि इस वाली सिचुएशन में लाइट लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी वो कौन डिसाइड करेगा, लाइट डिसाइड करेगा। इस चीज को मैंने पहले भी समझाया और अभी भी मैं बोल रहा हूं। अगर आपको लो लिखकर कोई भी फैक्टर का नाम दे दे, जैसे कि या लो लाइट इंटेंसिटी कर दिया, लो अमाउंट ऑफ CO2 कर दिया, लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कर दिया, अगर ऐसे करके कोई भी एक स्टेटमेंट देता है तो उसमें लिमिटिंग फैक्टर क्या है, वही है जिसके आगे लो लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इस केस में लाइट इंटेंसिटी हो गया, फिर बाकी को देखने का काम ही नहीं। और अगर हाई कर किसी फैक्टर का नाम दे दे तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन ये तो पक्का नहीं होगा क्योंकि लिख रहा है क्वेश्चन में कि वो ज्यादा है, हाई है, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर जो होता है वो बेसिकली एंजाइम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। हर एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे काम करता है। और फोटोसिंथेसिस में क्योंकि बहुत सारे अपने क्या है, एंजाइम्स है, तो जो फोटोसिंथेसिस होगा वो अफेक्ट होगा किससे, टेम्परेचर से। क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर एंजाइम का जो काम करने का जो होता है, हर एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक पर्टिकुलर रेंज में ही वो काम करते हैं। तो अगर उस रेंज मिल रही है तो वो एंजाइम अच्छे से काम करेगा, तो वो प्रोसेस जैसे कि इस केस में फोटोसिंथेसिस है अच्छे से होगा।
अगर उस रेंज से कम या रेंज से ज्यादा है तो फिर वो एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेगा और वो प्रोसेस भी कम होगा, जैसे कि फोटोसिंथेसिस कम होगा। तो टेम्परेचर अफेक्ट एंजाइम एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या करता है, एंजाइम यूज करता है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी अफेक्ट होगा किससे, टेम्परेचर से। अब डार्क रिएक्शन में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, अपनी बुक में लिखे हुए नहीं है, लेकिन जो डार्क रिएक्शन का हर एक स्टेप होता है, सिर्फ रुबिस्को, पेप्को, ये 2-3 एंजाइम ही नहीं होते, हर स्टेप में एंजाइम्स काम आते हैं। तो डार्क रिएक्शन में ज्यादा एंजाइम होते हैं, इसलिए टेम्परेचर का जो इफेक्ट होगा वो डार्क रिएक्शन पे ज्यादा होगा। मोर अफेक्टेड बाय एंजाइम नहीं, मोर अफेक्टेड बाय अपन को क्या लिखना है, टेम्परेचर। टेम्परेचर से ये डार्क रिएक्शन जो होगी वो ज्यादा अफेक्ट होगी और लाइट रिएक्शन जो होगी वो टेम्परेचर से क्या होगी, कम अफेक्ट होगी, क्योंकि लाइट रिएक्शन में कंपैरेटिवली कम एंजाइम काम आते हैं। डार्क रिएक्शन में तो हर स्टेप एंजाइम डिपेंडेंट ही होता है, तो उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा किसका, टेम्परेचर का। अब हर प्लांट के लिए अलग अलग या हर तरीके के प्लांट के लिए अलग अलग तरह की टेम्परेचर ऑप्टिमम होती है। जैसे C3 प्लांट अपन पहले भी देख चुके हैं, उनके लिए टेम्परेचर रेंज क्या होती है, 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और C4 के लिए क्या होती है, 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस रेंज में अगर टेम्परेचर है तो ये पर्टिकुलर प्लांट अपने इस रेंज वाला जो भी इनकी रेंज है उसमें उनके एंजाइम अच्छे से काम करेंगे, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। इस रेंज से कम या इस रेंज से ज्यादा अगर टेम्परेचर मिल रहा है तो एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेंगे, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। एक लिखा हुआ है कि द टेम्परेचर ऑप्टिमम ऑल्सो डिपेंड ऑन हैबिटेट। द टेम्परेचर ऑप्टिमम ऑल्सो, यहां पर क्या लिखना है, डिपेंड ऑन हैबिटेट। हैबिटेट पे भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। एक बुक में लाइन लिखी हुई है कि ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होती है, मतलब उन्हें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है कंपैरेटिवली टेम्परेट क्लाइमेट वाले प्लांट्स के कंपेयर में। ठीक है, तो टेम्परेचर का ये है सीन कि टेम्परेचर जो होता है वो एंजाइम्स को अफेक्ट करता है, और क्योंकि फोटोसिंथेसिस एंजाइम से होता है और यही वजह कि वो भी अफेक्ट होगा। डार्क रिएक्शन में एंजाइम्स ज्यादा काम आते हैं तो वो टेम्परेचर चेंज करने से ज्यादा अफेक्टेड होता है कंपैरेटिवली लाइट रिएक्शन के। नेक्स्ट है वाटर। अब एक चीज ध्यान से सुनना, प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब कर पाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सॉइल में कितना है, प्लांट जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं जनरली उसका 1% काफी होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसका मतलब ये अमाउंट बहुत कम है। तो जनरली वाटर जो है कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, उसे 1% जितना तो मिल ही जाएगा जैसे भी। अगर इतना भी नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो डेड ही हो चुका है एक तरीके से। तो ओनली 1% पार्ट ऑफ टोटल एब्जॉर्ब वाटर यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, सो इट कांट बी लिमिटिंग फैक्टर। तो जनरली ये क्या नहीं कर सकता, लिमिटिंग फैक्टर की तरह बिहेव भी नहीं कर सकता, क्योंकि 1% जितना पानी तो उसे हमेशा अवेलेबल हो ही जाएगा। लेकिन अगर सॉइल में पानी की कमी हो तो वो फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। कैसे, अगर सॉइल में मतलब वाटर जो है वो कम होगा तो ये वाटर स्ट्रेस कहलाएगा, उसकी वजह से लीफ जो होगी वो क्या करेगी, स्टोमेटा क्लोज कर देगी। उसे लगेगा कि भाई पानी नीचे से कम आ रहा है तो फिर ऊपर से ट्रांसपिरेशन में लॉस करने का फायदा नहीं, तो वो स्टोमेटा क्लोज कर देगी। अब अगर स्टोमेटा क्लोज कर देगी तो CO2 नहीं ले पाएंगे मतलब प्लांट, और CO2 कम होगी तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर विल्टिंग ऑफ लीव्स भी हो सकती है, लीफ मुरझा सकती है। इन सब चीजों की वजह से फोटोसिंथेसिस कम हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने थे फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, और इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।